राधे राधे आप सभी को बच्चों। तो हम कर रहे हैं लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम CBLU यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग LAC का सिलेबस। तो हमने स्टूडेंट इसमें फर्स्ट यूनिट को कंप्लीट कर लिया है। अब हम सेकंड यूनिट के सेकंड पार्ट को करना शुरू कर रहे हैं, जिसमें हमने रीडिंग टू लर्न एंड अंडरस्टैंड कर लिया था। आज हमने कल की क्लास में रीडिंग ए वाइड वैरायटी ऑफ टेक्स्ट भी कर लिया था। आज हम करेंगे डिस्क्रिप्टिव। तो मैंने आपको बताया था, जब अगर आपके पेपर में डिस्क्रिप्टिव आ जाए, नैरेटिव्स आ जाए, कंजर्वेशन, बायोग्राफिकल, स्केचेस, प्लेज, पोएम्स, लेटर्स, स्क्रीन प्लेज, रिपोर्ट्स, न्यूज रिपोर्ट्स आ जाए, तो आप इन सब की शुरुआत रीडिंग ए वाइड वैरायटी ऑफ टेक्स्ट से करेंगे। तो आज हम करते हैं डिस्क्रिप्टिव। तो देखते हैं डिस्क्रिप्टिव क्या होता है। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। जो पढ़ने की जो प्रक्रिया होती है, उसमें समझकर पढ़ना बहुत जरूरी होता है। अगर हम बिना समझे पढ़ेंगे तो हमारा वो एम जो कि हमने जो पढ़ा है उसका अर्थ क्या है, हम वो नहीं समझ पाएंगे। तो जो वर्णनात्मक पठन होता है, डिस्क्रिप्टिव का अर्थ होता है वर्णनात्मक। क्या होता है? वर्णनात्मक, यानी कि वर्णन करके पढ़ना, विस्तृत रूप से पढ़ना। तो वर्णनात्मक पाठ का अर्थ है किसी भी लेखन को, किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, इन सब का विस्तृत चित्र प्रस्तुत करते हुए पढ़ना। इसमें लेखक के 5 और सेंस, जो हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, वो सारे एक्टिव रहते हैं। जैसे मैंने कोई कहानी पढ़नी चाहिए और वो विस्तृत कहानी है, वो डिटेल में है कहानी, तो मेरी आंखें तो हैं ही टेक्स्ट पर, मेरे कान भी टेक्स्ट पर हैं और मेरे अंदर इमेज भी चल रही है, तो मेरी 5 सेंस उसमें लगी हुई हैं। इसकी विशेषताएं देखते हैं तो आपको पता चल गया। डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट का मतलब होता है विस्तार पूर्वक पढ़ना। अब हम इसकी विशेषताएं देखते हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं इसकी। पहला है दिखाना और बताना। दिखाना और बताना, बताने की बजाय दिखाने पर इसमें जोर दिया जाता है। यानी लेखक ऐसे शब्दों और तथ्यों का प्रयोग करता है जिसमें पाठक स्वयं दृश्य की कल्पना कर सके। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ। ये मेरा एक कमरा है जहाँ पे मैं आपको पढ़ा रही हूँ। इसमें एक पंखा है, फोन है मेरा, सामने मेरी बुक रखी हुई है, लाइट है, इसमें एक ट्राइपॉड है, मेरे हाथ में पेन है, और इस कमरे में मेरा और भी सामान रखा हुआ है। और ये कमरा 8 बाई 8 का है। तो आपके अंदर एक इमेज बन गई होगी। तो इसमें बताने की बजाय दिखाने पर जोर दिया जाता है। बताना, जैसे कमरा खाली है, बदबू आ रहा है, किसी लेखक ने किसी कमरे के बारे में बताया कि वो कमरा खाली है, उसमें से बदबू आ रही है। दिखाना, अब वो दिखाएगा कि बदबू कैसे आ रही है। कमरे में सड़ी हुई सब्जियों के कचरे पड़े हुए हैं, छिलके पड़े हुए हैं, उनकी गंध है। और फर्श भी ठीक ठाक नहीं है, कहीं से टूटा हुआ है, कहीं से सही है, और उसमें टूटी हुई खिड़की से धूप भी अंदर आ रही है। तो आपके अंदर एक इमेज बन गई। तो इसकी पहली विशेषता है दिखाना, बताना। इसकी दूसरी विशेषता है अलंकारिक भाषा। वर्णनात्मक लेखन में अलंकारिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जिससे पाठ और भी रुचिकर बन जाता है। जैसे आपने पढ़ी होगी, एक मेरी फेवरेट कहानी है हामिद वाली, हामिद और चिम, उसकी माँ की। या फिर एक प्रेमचंद की कहानी पर्दा। उसमें लेखक ने विस्तार से बताया है सारा कुछ, और उसमें उपमा, रूपक, मानवीकरण, ऐसे शब्दों का भी उल्लेख करा, जिससे हमारी रुचि उसके अंदर बनी रहती है जब तक वो कहानी पूरी ना हो जाए। ये पाठक की कल्पना शक्ति को भी एक्टिव करता है। फिर है सशक्त क्रिया। सक्रिय और सशक्त क्रियाओं का प्रयोग पाठ को अधिक शक्तिशाली बनाता है। जैसे एग्जाम्पल, वह तेज दौड़ने के बजाय सड़पथ दौड़ पड़ी, यानी कि
एक तो होता है तेज दौड़ना, लेकिन मैंने ये ना कहा आपको कि वह तेज दौड़ी, बल्कि मैंने कहा आपको वह सरपटे दौड़ पड़ी। तो आप तुरंत समझ जाएंगे। तो इसमें सशक्त क्रिया का प्रयोग किया जाता है जिससे पाठ और ज्यादा अच्छा बन सके, टेक्स्ट और अच्छा बन सके। अब इसके टाइप्स भी हैं भाई, टाइप्स देखते हैं क्या क्या है। किसी व्यक्ति का वर्णन, आप किसी व्यक्ति का वर्णन भी विस्तार पूर्वक कर सकते हैं। किसी वस्तु का वर्णन, आप किसी वस्तु का वर्णन भी विस्तार से कर सकते हैं। किसी स्थान का वर्णन, आप किसी स्थान का वर्णन भी विस्तार पूर्वक कर सकते हैं कि वो स्थान कैसा था, रमणीय था या फिर बोरिंग था। इस तरह से खुद का वर्णन भी आप कर सकते हैं विस्तार से। दूसरों का वर्णन भी कर सकते हैं, जैसे आपको कोई व्यक्ति ज्यादा पसंद है या कोई व्यक्ति कम पसंद है। कविता लेखन भी कर सकते हैं आप, कविता लेखन के द्वारा भी आप विस्तार पूर्वक बता सकते हैं। अपनी कोई आपकी यात्रा हो, स्मृति हो, अनुभव आपके, वो भी आप बता सकते हैं। और प्रकृति का वर्णन भी आप विस्तार पूर्वक बता सकते हैं। अब ये स्टूडेंट के लिए कैसे यूजफुल रहता है, जब आप क्लास में डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट पढ़ाएंगे तो आपके स्टूडेंट के लिए कैसे यूजफुल रहेगा। पहला है इसमें सजीव चित्रण, यानी क्रिएटिव इमेज। तो जब आप बच्चों से कहोगे कि बेटा अगर आप जैसे आपके गांव आसपास मेला लगा, तो आपने कहा बच्चों से आप उसका विस्तार से वर्णन करके लिखिए, तो बच्चे उसमें उस विस्तार से बताएंगे उन्होंने मेले में क्या क्या देखा, और ऐसा लगेगा जैसे कि आप भी उस मेले के अंदर हैं। रचनात्मकता का विकास, क्रिएटिव राइटिंग, ये बच्चों में नए नए विचार और रचनात्मक तरीके से लिखने के लिए भी प्रेरित करता है। स्पष्ट संवाद, क्लियर कम्युनिकेशन, इससे विद्यार्थी किसी विषय को और भी अधिक स्पष्टता और विस्तार से समझा सकते हैं। इंद्रियों का उपयोग, इसमें बच्चों की स्टूडेंट की 5 इंद्रियां, 5 जो हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स है वो सारी एक्टिव हो जाती हैं। और इसके द्वारा जो लेखन के द्वारा जब बच्चा अपनी 5 इंद्रियों का उपयोग करना सीख जाता है, जिससे उसका जो टेक्स्ट लिखने का तरीका होता है वो और भी रोचक बन जाता है। शब्दावली में सुधार, बेहतर शब्दों का वो उपयोग करेगा, विशेषणों का उपयोग करेगा। संरचित सोच, स्ट्रक्चर थिंकिंग, इससे जो छात्रों के अपने विचार को व्यवस्थित रूप से वो उनको प्रस्तुत कर पाने में वो उसकी स्किल्स बढ़ेगी। तो ये हमारा था डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट। अब हम करेंगे अपना नैरेटिव टेक्स्ट। ये क्या होता है? नैरेटिव टेक्स्ट को कहते हैं कथात्मक पाठ। क्या कहते हैं? कथात्मक पाठ। कथात्मक पाठ एक तरह का वह पाठ है जो एक कहानी बताता है। ये घटनाओं के अनुक्रम का वर्णन करता है और एक कथा की तरह पाठ के उद्देश्य से घटनाओं की श्रृंखला को सुसंगत और आकर्षक तरीके से प्रस्तुत करता है। इसमें पाठ की मनोरंजकता इसमें बनी रहती है और कथात्मक या वर्णनात्मक पाठ से कल्पना, भावना, मनोरंजन की प्रधानता भी होती है इसमें। यानी आप कह सकते हैं कोई ऐसी कहानी जो कि विस्तृत रूप से आपके सामने हो, वो होता है हमारा नैरेटिव। डिस्क्रिप्टिव में हमने पढ़ा था कोई भी लेख हो सकता है, किसी व्यक्ति का वर्णन, किसी स्थान का वर्णन, अपने अनुभव का वर्णन। लेकिन नैरेटिव्स होता है कथा, किसी कहानी को विस्तृत रूप में आपके सामने प्रस्तुत करना। इसकी विशेषताएं क्या होती हैं? इसमें भूतकाल का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है इसमें? भूतकाल का, यानी कि जो हो चुका है उसके बारे में उसको आधार बनाकर कहानी कही जाती है। इसमें विशेषण का प्रयोग होता है। समयवाचक क्रियाओं का प्रयोग होता है और ये कल्पना पर आधारित होती है। ये ज्यादातर ये कल्पना पर आधारित होती हैं। इसकी डेफिनेशन भी है, कहानी भाव प्रदान होनी चाहिए और उसका एकमात्र लक्ष्य किसी भी प्रकार की बाधा नहीं पड़नी चाहिए। उसका एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए
जब आप किसी कहानी को पढ़ने बैठे तो आप के मन में ये उत्सुकता हो कि ये कहानी हम जब पूरी हो जाए हम तभी इस चैप्टर को बंद करें। तो टाइप्स भी बताए हुए हैं, जैसे कथा लेखन में क्या क्या टाइप्स हैं इसके प्रकार। ये ऐतिहासिक रचनाएं भी हो सकती है, ये ऐतिहासिक भी, जैसे हमारे राजा महाराजाओं की कथा। ये उपन्यास पर भी आधारित हो सकती है। ये लघु कथाएं भी हो सकती हैं, महाकाव्य भी हो सकते हैं, जैसे रामायण महाभारत। ये गाथा गीत भी हो सकती हैं इसके अंदर, नैरेटिव्स के अंदर। ये कल्पना के साथ साथ इसमें वास्तविकता भी होती है, क्योंकि अगर हम किसी राजा की कहानी पढ़ेंगे जो हमारे भूतकाल में था राजा, तो उसमें जैसे महात्मा बुद्ध है, महात्मा बुद्ध एक राजकुमार थे, हमने उनकी कथा पढ़ी विस्तार से, तो वो सब वास्तविकता में थी, वास्तविकता है वो सारी। अर्जुन के बारे में पढ़ा, या फिर राजा राम के बारे में पढ़ा, या फिर शिवाजी के बारे में, इस तरह से। तो इसमें जरूरी नहीं है कि कल्पना पर आधारित हो, ये कल्पना पर भी आधारित हो सकती है और ये यथार्थ पर भी आधारित हो सकती है। इसके तो कल्पना, इसमें तो अगर कल्पना पर आधारित कोई कथा है तो उसमें काल्पनिक पात्र होंगे, स्थान होंगे, घटनाएं होंगी, कहानी बताई जाएगी, लघु उपन्यास या फिर उपन्यास हो सकते हैं, लघु कथाएं हो सकती हैं। और जो यथार्थ पर आधारित होती हैं वो वास्तविक जीवन में घटित हुई घटनाएं हो सकती हैं, और ये विश्वसनीय पात्र और वास्तविक परिस्थितियां भी इसमें शामिल होती हैं। अब हम इसके एलिमेंट देखते हैं, क्या क्या एलिमेंट हैं इसके कहानी में। कथा वस्तु होती है इसमें, यानी कि कहानी का एक वर्णनात्मक गद्य रचना जिसमें कथा वस्तु होती है, और ये सुसंगठित और श्रृंखलाबद्ध होती है। कहानी के तौर पर पूरी एक कहानी होती है, और ये मतलब सिस्टम में होती है कि पहले ये हुआ था, फिर ये हुआ था, फिर ये हुआ था। ये नहीं कि जो बाद की चीज पहले की चीज बाद में, ऐसा नहीं होता इसमें। कथोपकथन, कहानी का विकास तभी संभव है जब उसके पात्र एक्टिव हो, आपस में वार्तालाप करें। देश काल, कहानी जिस समय, जिस समाज और वातावरण से संबंध रखती है उसे देश काल कहते हैं। इसमें पात्र और चरित्र चित्रण भी होते हैं, यानी कि एक कहानी में एक से अधिक पात्र आपको मिलेंगे। संवेदनशीलता, जब आप कहानी पढ़ते हैं तो आप उससे बिल्कुल है ना टच में हो जाते हैं, तो आपकी संवेदनाएं भी उससे जुड़ जाती है। ये भी कहानी का एक एलिमेंट होता है, जो कि मानव जीवन के किसी एक भाग को केंद्र में बनाकर चलता है, और ऐसा लगता है कि ये आपसे ही जुड़ा हुआ है। इसकी भाषा शैली बहुत महत्वपूर्ण होती है, और इसका उद्देश्य मनोरंजन करना भी होता है, आनंद प्राप्ति भी होता है, उपदेश देना भी होता है, समाज की आलोचना करना भी हो सकता है इसका उद्देश्य, एक कोई संदेश देना भी हो सकता है। अब हम विद्यार्थियों के लिए देखते हैं इसकी क्या क्या उपयोगिताएं हैं। जब आप बच्चों से कहोगे पढ़ने के लिए कि आप नैरेटिव टेक्स्ट पढ़िए, तो उनमें सृजनात्मकता का विकास होगा, उनमें भाव अभिव्यक्ति की योग्यता का विकास होगा, सामान्य ज्ञान में वृद्धि होगी, उनके तर्क विवेक संकल्प और कल्पना शक्ति में भी अभिवृद्धि होती है, उनके अवलोकन और निरीक्षण शक्ति का विकास भी होता है, और वो मानव व्यवहार और चरित्र पर चर्चा करने में भी उनकी कल्पना, उनकी जो क्रिएटिविटी है वो बढ़ती है। अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक। अब हम करेंगे अपना कंजर्वेशन टेक्स्ट। कंजर्वेशन टेक्स्ट क्या होता है? इसको कहते हैं वार्तालाप। जब आप वार्तालाप से रिलेटेड जब आप कोई टेक्स्ट पढ़ते हैं, कोई लेख पढ़ते हैं, तब उससे बच्चों को कैसे यूजफुल होता है और उससे आपको क्या लाभ होगा, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम समझते हैं वार्तालाप। जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच विचार, सूचनाएं, भावनाएं, राय
का अनौपचारिक माध्यम हो तो उसको वार्तालाप कहते हैं। यह उन तकनीक और क्षमताओं का समूह है जिसका उपयोग अलग अलग विचारों, हितों वाले पक्षों के बीच चर्चा पर पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौता करने के लिए किया जाता है। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति जब आपस में बातें करते हैं, अपने विचार साझा करते हैं किसी टॉपिक पर, तो वार्तालाप कहलाता है वो। इसमें सक्रिय तो सुनने की प्रक्रिया होती है, यानी कि जो सुनने वाला व्यक्ति है वो एक्टिव रहता है, ध्यान से सुनता है। संवाद होते हैं इसमें, और इसमें निजी जीवन के विवाद सुलझाने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है वार्तालाप करना। जैसे परिवार में वार्तालाप बहुत जरूरी होती है, कोई प्रॉब्लम हो तो उसको बातचीत करके सुलझाया जा सकता है। डेफिनेशन भी दी हुई है ब्राउन और थूल ने 1983 में 1983 में उन्होंने क्या कहा है, वार्तालाप अंतःक्रिया के दो अलग अलग प्रकारों को पहचाना जा सकता है, जिसमें जो पहला उद्देश्य है वह सामाजिक संबंधों को स्थापित करना है और उनको बनाए रखना है। इसके प्रमुख घटक देखते हैं। वार्तालाप के प्रमुख घटक क्या हैं? पहला प्रमुख घटक है सक्रिय श्रवण और संचार। जब दूसरा पक्ष अपनी आवश्यकताओं को एक पक्ष को समझाने के लिए वार्तालाप करता है तो उसमें जो सुनने वाला व्यक्ति है वो एक्टिव होना चाहिए। अगर वह एक्टिव नहीं है, ध्यान से नहीं सुन रहा है, तो आपका वार्तालाप बेकार जाएगा। सहानुभूति, दूसरे पक्ष के दृष्टिकोण को समझना, विश्वास बनाए रखना। आप वार्तालाप कर रहे हैं लेकिन सामने वाले को आपको सहानुभूति नहीं है, वो आपकी बात सुनना ही नहीं चाहता, तो आप वार्तालाप नहीं कर पाएंगे। आपका सफल कंजर्वेशन नहीं माना जाएगा। समस्या समाधान, विवादों के रचनात्मक हल खोजने के लिए वार्तालाप होता है, ना कि जीत हासिल करने के लिए। जैसे मेरे पास कोई समस्या है, मैंने आपसे साझा करी और आपने उसका सॉल्यूशन बता दिया, तो हमारा वार्तालाप कहलाएगा। तैयारी और योजना, अपनी सीमाएं निर्धारित करता है और समझौता ना होने पर दूसरे विकल्प को भी जानने की कोशिश करता है। भावनात्मक नियंत्रण, इसमें प्रेशर होता है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद शांत रहकर संवाद जारी रखते हैं। इसमें स्पष्टता होती है, इसमें आत्मविश्वास होता है। हम जिससे वार्तालाप करते हैं हमें उसके ऊपर भरोसा होता है कि हमारी बातों को दूसरी लोगों से नहीं कहेगा। इसकी विशेषताएं क्या है, वार्तालाप की विशेषताएं क्या क्या होती हैं? इसमें कम से कम दो वार्ताकारों के बीच एक आदान प्रदान के रूप में ये समझा जाता है वार्तालाप, जो अपनी सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि द्वारा निर्धारित पारस्परिक ज्ञान की कुछ हद तक समानता रखते हैं। ये एक ऐसी अंतःक्रिया है जिसमें वार्ताकार पाठ के निर्माण में योजना देते हैं। बातचीत एक या अधिक विषयों के इर्द गिर्द घूम सकती है और इसमें पहली आवश्यकता है ये है कि दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में बात करना चाहते हो, तभी वार्तालाप, तभी कंजर्वेशन होगा। अब हमारे जो स्टूडेंट के लिए वार्तालाप कौशल को प्रभावित करने वाले कारक क्या है कि वो आज के बच्चे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो वार्तालाप अच्छी तरह नहीं कर पाते, उनको क्या क्या इफेक्ट करती हैं चीजें। पहला होता है आत्मनियमन। इसमें अपने व्यवहार और अपने आसपास की घटित होने वाली घटनाओं पर अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने की क्षमता शामिल होती है। ये बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं ये अपने तक ही सीमित रह जाते हैं, ये अपनी बातों को दूसरों के सामने नहीं कह पाते हैं। तो ये भी एक कारक है जो कि इफेक्ट डालता है कि बच्चे आपस में बातचीत करना नहीं चाहते। स्वभाव, कुछ बच्चे बहुत ही मिलनसार होते हैं और लेकिन कुछ मिलनसार नहीं होते, शर्मीले होते हैं, तो वो बातचीत में शामिल नहीं हो पाते हैं। ऑटिज्म और अन्य अतिरिक्त जरूरतें, जैसे ऑटिज्म जो होता है, बच्चों में संचार कौशल तो है लेकिन वे अपने कौशल को सीखने के लिए और अभ्यास करने के लिए उसे हेल्प की जरूरत हो सकती है। या फिर बहरापन, जिसमें श्रवण शक्ति, जिसकी सुनने की स्किल्स ना हो, जिसमें सुनने की क्षमता ना हो, वह भी वार्तालाप में शामिल नहीं हो पाता। अब वार्तालाप को विद्यार्थियों में वार्तालाप जो स्किल्स है उसको कैसे हम बच्चों में डेवलप करें, तो इसमें
संवाद करें बच्चों से, उनकी भाषा कौशल सुधारने की कोशिश करें, उनमें कॉन्फिडेंस बढ़ाएं और उनको वास्तविक जीवन से उनको परिचित करवाएं कि बेटा बातचीत करना बहुत जरूरी होता है। आप अगर बातचीत नहीं कर पाएंगे तो आपकी जो समस्याएं हैं वो सॉल्व नहीं हो पाएंगी। आपके अंदर जो जिज्ञासाएं हैं वो सामने वाले को कैसे पता चलेगा। इंटरव्यू, दोस्तों से बातचीत करने के लिए उन्हें तैयार करें। पढ़ने के लिए उन्हें समझाएं कि आप जितना ज्यादा पढ़ोगे आप उतना ही ज्यादा बातचीत करने में सक्षम होगे। अब हम देखते हैं विद्यार्थियों के लिए कैसे उपयोगी होता है। तो जब हम बच्चों में वार्तालाप स्किल्स डेवलप करते हैं तो इससे बच्चों में भाषा दक्षता में सुधार होता है। बच्चे जब आप बातचीत करेंगे आपस में तो उनकी लैंग्वेज स्किल्स ये विकसित होती है, उनमें आत्मविश्वास बढ़ता है, उनका प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़ेगी, उनकी सुनने की और समझने की क्षमता विकसित होती है। अब वो सोशल स्किल्स, समाज में भी वो अपना दायरा बढ़ाने में एक्सपर्ट होते हैं। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। अब हम करेंगे अपना बायोग्राफिकल टेक्स्ट, या फिर इसको कहते हैं जीवनी। आपने अक्सर कुछ फिल्में देखी होंगी, जैसे भाग मिल्खा भाग। वो किसकी जीवनी पर आधारित है? मिल्खा की जीवनी पर आधारित है। और भी कई मूवी बनी हुई है। तो और कई टेक्स्ट भी पढ़े होंगे आपने जीवनियों पर आधारित। तो किसी व्यक्ति के जीवन का एक विस्तृत और तथ्यात्मक लिखित विवरण जो किसी अन्य लेखक द्वारा तैयार किया जाता है। यानी जीवनी, अगर मैं अपने पर जीवनी लिखना चाहूं तो मैं खुद नहीं लिखूंगी, कोई अन्य व्यक्ति मेरे पर लिखेगा, किसी अन्य लेखक द्वारा तैयार किया जाता है। ये व्यक्ति के बचपन, शिक्षा, कार्य, उपलब्धि और व्यक्तिगत जीवन के अनुभव, इनको काल के क्रम के अनुसार बताया जाता है। और तीसरा व्यक्ति, थर्ड पर्सन जो होता है, उसके दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग पेश किया जाता है। इसके फीचर्स क्या होते हैं? फीचर्स देखते हैं इसके। विस्तृत विवरण, ये केवल बायोडाटा नहीं होता बल्कि इसमें व्यक्ति के संघर्ष की, उसकी सफलता की और व्यक्तित्व का गहन विवरण होता है। तीसरे व्यक्ति का दृष्टिकोण, इसे वह उसने या व्यक्ति के नाम का उपयोग करके लिखा जाता है, जैसे उन्होंने ये कहा था, उनके साथ ये हुआ था, ऐसे। गैर काल्पनिक, ये वास्तविक घटनाओं पर और साक्ष्य, इंटरव्यू और फैक्ट पर आधारित होता है। हम इसमें अपनी तरफ से कुछ नहीं जोड़ सकते हैं जीवनी में। इसके उद्देश्य क्या होते हैं? किसी प्रसिद्ध या महत्वपूर्ण व्यक्ति के जीवन से पाठकों को परिचित करवाना। जैसे महात्मा गांधी थे हमारे, जवाहरलाल नेहरू थे हमारे, और भी हमारे जो हमारे नेता हैं, हमारे राजा महाराजा हैं, उनकी जीवनियां। आत्मकथा से भिन्न, जीवनी कोई और लिखता है जबकि आत्मकथा हम खुद लिखते हैं। जीवनी के टाइप्स क्या है, प्रकार? ये अधिकृत जीवनी होती है, यानी अधिकृत जीवनी ये व्यक्ति और उसके परिवार की अनुमति और सहयोग से लिखी जाएगी। आप अपनी मर्जी से नहीं लिख सकते, आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। और इसके एक टाइप है काल्पनिक जीवनी, जीवन के घटनाओं पर आधारित, लेकिन इसमें थोड़ी सी रचनात्मकता भी प्रस्तुत कर दी जाती है, लेकिन जो एक लिमिट के अंदर हो। विद्यार्थियों के लिए इसके मुख्य फायदे क्या क्या होते हैं? जीवनी छात्रों के लिए बहुत उपयोगी होती है क्योंकि वे प्रसिद्ध व्यक्तियों के जीवन, संघर्ष, सफलता और चुनौतियों से वो मोटिवेशन प्राप्त करते हैं। ये विद्यार्थियों में सहानुभूति, नैतिक मूल्य और ऐतिहासिक ज्ञान विकसित होती है जीवनी के द्वारा, और साथ ही व्यवहारिक उदाहरण के माध्यम से समस्या समाधान और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण ये भी सिखाते हैं। जैसे न्यूटन की कहानी। मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, इससे है ना महान व्यक्तियों की सफलता की कहानियों से जो स्टूडेंट होते हैं वो मोटिवेट होते हैं, उनको प्रेरणा मिलती है आगे बढ़ने के लिए, अपने लक्ष्य को पाने के लिए। नैतिक शिक्षा, जीवनी पढ़कर विद्यार्थी चरित्र निर्माण, दृढ़ता और
ईमानदारी जैसे मूल्य सीखता है, और यह इतिहास, सामाजिक स्थिति और उस समय की संस्कृति को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। अब हम चलते हैं अपने स्केचेस पर। स्केचेस को कहते हैं सार लेखन। सार लेखन टेक्स्ट देखते हैं सार लेखन क्या होता है। स्केचेस, स्केच जो होता है वो हिंदी अर्थ में उसको रेखा चित्र कहते हैं, यानी एक महत्वपूर्ण भाषा कौशल है जो विद्यार्थियों की अभिव्यक्ति, अवलोकन और वर्णन क्षमता का वर्णन करती है। ये किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, परिस्थिति का स्पष्ट और सारगर्भित वर्णन इसमें किया जाता है। इसमें विषय के केवल मुख्य गुण, विशेषताओं और प्रभावों को प्रस्तुत किया जाता है। स्केच डिस्क्रिप्टिव नहीं होता है। स्केच इसमें जो मेन पॉइंट होता है ना, उनको आधार बनाकर चित्रात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। जैसे एक डेफिनेशन बता रखी है इसमें, एक लघु वर्णनात्मक रचना होती है स्केच, जिसमें किसी विषय की प्रमुख विशेषताओं को सरल और प्रभावी भाषा में प्रस्तुत किया जाता है। एक तो हमने पढ़ा था डिस्क्रिप्टिव, उसमें तो जो टेक्स्ट होता है वो विस्तृत रूप से होता है। ये भी विस्तृत है लेकिन छोटे रूप में विस्तृत होता है। इसमें है ना बिल्कुल बहुत डिटेल में नहीं बताई जाती, जो मेन पॉइंट होते हैं वही इसमें बताए जाते हैं। इसकी विशेषताएं क्या है? विशेषताएं इसकी, ये संक्षिप्त होता है, सारयुक्त होता है, मतलब एक है ना सारांश रूप में इसमें सारी चीजें बता दी जाती हैं। इसमें मुख्य गुण और विशेषताओं पर बल दिया जाता है। भाषा सरल होती है, स्पष्ट होती है, प्रभावी होती है। अनावश्यक विवरण का अभाव होता है। इसमें अनावश्यक जो बातें होती है वो नहीं बताई जाती। ये पाठक के मन में स्पष्ट चित्र उत्पन्न करता है। इसके टाइप्स भी बताए गए हैं। क्या क्या टाइप्स है इसके? पहला टाइप्स है इसमें चरित्र से रिलेटेड, किसी व्यक्ति के स्वभाव व्यवहार का वर्णन करना, किसी स्थान की विशेषताओं का संक्षिप्त वर्णन करना, किसी घटना का छोटे रूप में वर्णन करना। अब विद्यार्थियों के लिए स्केचेस का क्या महत्व है? ये विद्यार्थी में भाषा दक्षता को बढ़ाता है, अवलोकन और विश्लेषण की क्षमता का विकास करता है, यानी कि वह ऑब्जर्व करेगा। उससे कहा जाए बच्चे से कि आपको स्केच लिखना है, लेकिन है ना बहुत विस्तार से नहीं लिखना, आपको मेन चीजें लिखनी है, लेकिन उसमें सारा कवर होना चाहिए। तो बच्चे की ऑब्जर्व करेगा चीजों को और उनको एनालाइज करके उसमें उनको लिखेगा, तो ये भी स्किल्स उनमें डेवलप होती है। अलग अलग विषयों में अभिव्यक्ति में सशक्त बनता है बच्चा, और उसकी लेखन क्षमता ये भी विकसित होती है। तो जो स्केच टेक्स्ट होता है वो एक महत्वपूर्ण गतिविधि है जो विद्यार्थी को संक्षिप्त, स्पष्ट और प्रभावशाली अभिव्यक्ति सिखाती है। ये न केवल भाषा कौशल को विकसित करती है बल्कि सोचने समझने की क्षमता को भी सुदृढ़ बनाती है। आगे के टॉपिक हम करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को हमारा राधे राधे।